ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इन प्रेजेंट टीचर एजुकेशन विषय पर अपना व्याख्यान देंगे। प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह जी शिक्षा संकाय बीएचयू में कार्यरत हैं। वर्तमान में सर मालवी सेंटर फॉर एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज बीएचयू में एडजंक्ट फैकल्टी, इग्नू स्टडी सेंटर में काउंसलर तथा शिक्षा संकाय बीएचयू के इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस की शुरुआत लेक्चरर के रूप में बीएचयू से 1997 में की। सर का एक बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग कैरियर रहा है। He has published nearly 100 research articles in different journals, more than 70 conference papers, 18 books, and more than 20 book chapters in edited books. He has been managing editor of 4 journals in different times. आपके सुपरविजन में 12 से अधिक शोध छात्र पीएचडी कर चुके हैं और मैं प्रतिभागियों को ये भी बताना चाहूँगा कि सुनील सर शिक्षा संकाय के सबसे सरल स्वभाव और विद्यार्थियों के लिए हमेशा उपलब्ध रहने वाले और उसके बारे में दावे के साथ कहना है कि ऐसा ही था और ऐसा ही करना है, ये अत्यंत दुरूह। लेकिन जैसा कि मैंने आपके समक्ष एक श्लोक रखा, मैं इस श्लोक को बार बार दोहराता भी हूँ और इस पे प्रश्न भी करता हूँ। हालांकि ये श्लोक बहुत ही सामान्य श्लोक है, जिसमें कि मेरे को ये लगता है कि आप सभी इसके अर्थ से परिचित होंगे। जो मैंने अभी पढ़ा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इससे अच्छा कोई श्लोक मुझे नहीं लगता है कि बहुत आसान है कल्पना करना। जैसे पहले भाग में आप ये देख रहे हैं कि सभी सुखी हों, तो ये सुख क्या है अपने में, ये एक बहुत ही विशिष्ट प्रश्न है। सभी सुखी कैसे होंगे? भोजन करके, शुद्ध वायु ग्रहण करके, अथवा नहीं है। दूसरी चीज है कि आपने देखा कि सभी रोग मुक्त हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी रोग मुक्त हों। कौन सी रोग की बात कर रहे हैं? जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी है वैसे वैसे देश में और दुनिया में डिप्रेशन बढ़ गया है और आज तो ये युवाओं में सबसे ज्यादा हावी। तो हम कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? और वो उस शिक्षा में जब हम ये कह रहे हैं कि लगभग 50% लोगों को अपने देश में अभी हाल के कुछ वर्षों में ही हमको उच्च शिक्षा दे देनी है। उच्च शिक्षा का मतलब है कि स्कूली शिक्षा तो ये लोग सब पा चुके हैं। हम तमाम आंकड़ों में उलझे हुए हैं, उसके बावजूद देख रहे हैं कि ये क्यों डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो सुख की कामना है वो कहीं हमको मिसलीड कर रही है। तीसरा जो पार्ट है वो कुछ ज्यादा ही कठिन है। आमतौर पे सरल से कठिन की ओर आपने देखा है कि ये जीवन का भी मंत्र है और मूल रूप से शिक्षा का तो मंत्र है ही है। बिना सरल से कठिन की तरफ आप जा ही नहीं सकते हैं। तो जो तीसरा है कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इसका अर्थ अगर आप लोग हमें बताएं तो अच्छा होगा। इसमें संस्कृत के भी कोई विद्वान है? 2 लोग तो हैं ही। थोड़ा सा एक बार और इसको परिमार्जित करिए, क्योंकि संस्कृत से ही तो हमको सारी अपेक्षाएं हैं। हम सारी चीजों के लिए संस्कृत में ही झांक रहे हैं और सारी जो सबसे अच्छी चीजें हैं उसके लिए संस्कृत में ज्यादा केंद्रित होकर के झांक रहे हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, गूगल गुरु इसमें दिशा दे सकते हैं, राज्य की कामना कर रहे हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याणकारी देख सकें। अब आपने देखा कि अभी तो हम लोगों ने कहा कि सुखकारी क्या है, हमको रोग मुक्त करने वाला क्या है। इस सब में जैसे भारत में फिलॉसफी की बात हम नहीं करते हैं, इट इज ए मिथ। दुर्भाग्य है कि इस देश के लोग अभी भी सारी चीजों के लिए पश्चिम की तरफ देखते हैं। जैसे ये ठीक वैसे ही है कि आपकी जेब में पैसा है, आप दूसरे की जेब टटोल रहे हैं। और ये वृत्ति बदली नहीं है। सरकारों के बदलने के साथ, विद्वानों के बदलने के साथ, शिक्षा की गति बदलने के साथ ये स्थिति नहीं बदली है, क्योंकि ये अत्यंत दुरूह है। इसमें जैसे आप ये देख सकते हैं कि इस कल्याण का दर्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। और सरल बनाइए उसको,
ज्ञान तो बड़ा दुरूह है, दुधारी तलवार की तरह है। आप ये देखते हैं ना कि वो जिसने बीए कर लिया वो भी ज्ञानी है। हाँ, ध्रुव का मीनिंग है चमकने वाली ध्रुव। ध्रुव का मतलब ध्रुव इज डिफिकल्ट, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। सॉरी, आई विल ट्राई बोथ लैंग्वेजेस। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो हम लोग ये कह रहे थे कि आपको देखने के लिए चाहिए क्या? जैसे दर्शन, फॉर फिलोसफी वी यूज द टर्म दर्शन, रादर आई से फॉर दर्शन वी मिसकंसीव इट एज फिलोसफी। दर्शन का मतलब ही क्या है? देखना। देखने के लिए क्या चाहिए आपको? देखने के लिए तो आंख चाहिए ना, दृष्टि के लिए तो दिमाग चाहिए, दृष्टि के लिए ना दिमाग चाहिए। देखने के लिए तो आपकी पहले आंख ठीक होनी चाहिए। अगर आंख ठीक नहीं होगी तो नहीं देख पाएंगे। भारतीय बड़े स्पष्ट हैं इसमें, और हमारे प्राचीन लोग तो ज्यादा स्पष्ट थे। उन्होंने कहा कि जिसकी दृष्टि सही हो जाएगी और देखने की क्षमता जिसकी सही हो जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे? He will be termed as द्विज। शायद इस चर्चा में कहीं बात आई होगी। He will be termed as द्विज। द्विज मीन्स सेकंड बर्थ। सेकंड बर्थ आपको तभी मिल सकती है, जैसे ये कहा गया है कि ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम। हम लोगों के पास 2 आंख है कि 3? आंख तो 2 ही है, तो 2 आंखों का उपयोग हम देखने के लिए करते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज है देखने वाली, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, उस भद्र को देखने के लिए, उस कल्याणकारी को देखने के लिए आपको क्या होना चाहिए? यू शुड हैव ए थर्ड आई ऑल्सो, एंड दिस थर्ड आई इज नॉट वेरी सिंपल आई। एनीबडी हु इज हैविंग डिग्रीज may not see it। मैं डिफरेंट फोरम्स पे कोट भी कर चुका हूं, लेकिन ये रियलिटी है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि द वे आवर कन्वोकेशंस आर गोइंग ऑन, विद्यार्थी सोचते हैं किसी तरह फोटो खिंचा ले। These are the 2 things which are going on. It means somewhere that knowledge has been kept aside. उसकी तो बात ही नहीं हुई। आप लोगों ने बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा होगा, शायद आपके बीच चर्चा भी आई हो कि जैसे आपने देखा होगा कि जब मौसम सुहाना होता है तो हमारे अंदर की वृत्तियां और प्रवृत्तियां दोनों उस मौसम के अनुरूप कार्य करने लगती हैं। ऐसा आपने देखा है या महसूस किया है? और आप हमेशा कल्पना करते हैं कि सुहाना मौसम जो आपके लिए प्लीजेंट हो, आप जिसमें आसानी से सारे कामों को कर सकें। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी का नाम आप सबने सुना होगा शायद। You might have heard the name of Dr. Radha Kumud Mukherjee. He has written a book which is the classic book about ancient Indian education. Education in ancient India and Buddhist. ये उनका टाइटल है, Education in Ancient India. And there is no other parallel book which has been written so far in our country. तो आप ये देखें कि उसमें उन्होंने एक बड़ा अच्छा नरेशन दिया है कि हम ये देखते थे कि जब आसमान में बादल आ जाते हैं बारिश के सीजन में, when there is rainy season, usually there are clouds in the sky. And if some of you have visited the fields, जिसमें आप ये देखें खेती बाड़ी होती है, तो अगर आपने धान की रोपाई के समय when the paddy is planted, during that time if you have visited fields, you might have noted that there is some spontaneous thing going on in the nature when there are clouds and all around you it is totally rainy season. You can visualize the scene and you will find that there is automatic croaking of frogs. There is automatic croaking of frogs. आपने देखा होगा कि आपको जमीन के अंदर से हाइबरनेशन से बाहर थोड़ी निकालना पड़ता है फ्रॉग्स को, मेढकों को बाहर नहीं निकालना पड़ता है, वो तो अपने आप आकर के वो क्या करने लगते हैं,
they start croaking. और ये कैसे होता है? It means the environment and nature is like that croaking is automatically promoted. अब आपको लगा होगा कि छोटा सा एग्जाम्पल हमने क्यों दिया, व्हाट फॉर, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। आपने देखा कि हमने सुंदर सुंदर भवन बना ली, अच्छे अच्छे मैदान बना लिए, बहुत ऊंचे वेतन पाने वाले अध्यापकों को रख लिया, साथ में बहुत भारी संख्या में कर्मचारियों को रख लिया, लेकिन लगता है कि जीवन विहीन है ये सब। In majority of the institutions you can feel and see that things are not lively because we have not created that environment. उस परिवेश का निर्माण ही नहीं हुआ है। अगर निर्माण हुआ होता तो अभी recently we saw that in Banaras Hindu University there was a convocation ceremony and several students they could not get their pagdi, and for that pagdi they were fighting that let me snatch one so that I can get a picture tomorrow. क्यों? The environment was not like this. Is about a university which is of repute. What is going on, what worst is going on other universities, you cannot visualize. This is the real picture. The purpose of my saying is that we must have to revisualize. We must revisualize what is this knowledge. जो हमने कहा द्विष जो बन जाता है, ये द्विष बनता कैसे है? ये तृतीय नेत्र जो से कहते हैं कि ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम, ये तृतीय नेत्र विकसित कैसे होता है? दिस इज ए चैलेंज। उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज नॉलेज देन, व्हाट इज नॉलेज। वी कैन हैव जस्ट ए ग्लांस अबाउट दिस, व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान है क्या? आप लोग सभी लोग जानते हैं मेरे ख्याल से, वी ऑल आर एकेडमिशियंस। तो ये नॉलेज है क्या? व्हाट इज नॉलेज? हाउ कैन वी डिफाइन नॉलेज? It is a kind of cognition. Recognition. It is a kind of cognition. What kind of cognition? Means we just cognate our senses with our senses. Suppose हमें ये टच करके पता चलता है कि ये हार्ट, किसी को देख के पता चलता है कि ये ऐसा। Is it knowledge or it will lead to some kind of knowledge? Sometimes something like information. Something like information. हाँ, आप भी कुछ कह रहे थे इधर से। Through, हाँ, yes ma'am. सर, ज्ञान वो है जो हमारी अंतर्दृष्टि को विकसित करता है, सूझबूझ और सोचने समझने की क्षमता को विकसित करता है। सही क्या है, गलत क्या है, इसके बारे में निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करता है। आपने भी लगभग इसी दिशा में कुछ कहा कि through our senses we cognize variety of things and we try to understand and explore what is outside. But is it knowledge? Or is it simple exploration? मुझे तो लगता है कि किताबों में बहुत सारी, yes ma'am. सिंपल एक्सप्लोरेशन। एक्चुअली ज्ञान को लेकर के भी मिसइंटरप्रिटेशंस हैं। हमारे जो एंशिएंट इंडिया में या गौतम बुद्ध या महावीर, भगवान महावीर का उदाहरण है, तो जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसको भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो ईश्वर की श्रेणी में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं एक्चुअली जो हमारे एजुकेशनल फील्ड में एक नॉलेज की बात करते हैं, और जो हमारे यहाँ वो ज्ञान जो बुद्ध को प्राप्त हुआ था या महावीर जी को प्राप्त हुआ था, कुछ इट मस्ट बी मोर क्लियर एक्चुअली। Fine. Sometimes self-realization. Self-realization, right? एक्सट्रीम ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में भी, जी. बट The knowledge it is is also awareness. misinterpreted actually. It is misinterpreted more. Yes. Okay. सर, व्यावहारिक अनुभव करवाने का जो माध्यम है वो ज्ञान होता है। हमें प्रैक्टिकल लाइफ से जो जोड़ता है, एक्चुअल वो ज्ञान होता है। हमें हर फील्ड में सही दिशा बताने वाला ज्ञान होता है। Okay. Sir, knowledge is awareness. Knowledge is awareness. Knowledge is systematic, stimulating responses, each everything is systematic remembering. Systematic remembering. Okay. उचित अनुचित विवेक। उचित अनुचित विवेक। हाँ, अभी किसी ने और भी बताया था इधर से, मैडम ने, उचित अनुचित विवेक। देखिए, आमतौर पे आपने पढ़ा होगा कि हम लोगों ने बहुत सारी फॉल्स डिक्लेरेशंस कर रखी हैं। जैसे दुनिया में इतनी स्पीसीज हैं, इट इज ए फॉल्स डिक्लेरेशन।
It is not possible to claim that there is fixed number of species in the world. It is false, and we have been teaching that false with all evidences. हम कहते हैं कि प्रमाण के साथ हम ये कहते हैं कि इतना, it is not possible. इसी तरह से संसार जो है, it is all infinite, and you can utilize your own senses and your mind to just explore it, whether it is infinite or it is not. So, can you know through your senses about infinite? Is it possible to know through your senses about the infinite? When something is infinite, will you be able to know it? अच्छा, आप लोगों ने उपनिषद भी पढ़े होंगे और तिरुपति वालों ने तो जरूर पढ़े होंगे. So there are some major Upanishads. जैसे आप लोगों के पास, कितने लोगों के पास इन 9 Upanishads की कोई कॉपी है? We have 9 Upanishads, major Upanishads. How many of you have it? If you have it, please share. Do you have it? और नहीं है तो भी बताइए. है कोई जिसके पास है? तो it means it is a challenging situation. It is a challenging situation. अच्छा, आप में से how many of you are Hindus? You don't know what you are. No problem, no problem. I don't know the definition of Hindu, so Okay, doesn't matter, doesn't matter. But how many are Hindus? I think majority are Hindus. And majority of you, I think you have Bhagavad Gita with you. Yes. How many of you have read Bhagavad Gita fully? Please raise your hands. पूरा उठाइए भाई, आधा नहीं. At least I can find ये 3 बहुत hands. बेसिक सवाल है, इसलिए आधा नहीं चलेगा. At least I can find 3 hands. See the change. Now, how many of you are Muslims? 1. Have you read Quran? Yes, sir. 100% reason. Sir, there is a reason why I read the Quran in. I have the Quran in the 4 language: English, Hindi, Urdu, and Arabic. Actually, my research is based on the medicinal plant, and my guide was Hindu Yadav, Dr. Dinesh Kumar Yadav, is the Pro-VC of the Magad University. So he is Hindu and I am Muslim. I make him know what is the Holy Quran had said about the medicinal plant, and quote it in the Arabic language version. So he asked me. So just I read Holy Quran twice and thrice, and my guide did too, just because he was surprising me. I am more happy to know it. You have read twice and thrice. Twice and thrice. It is indeed very good. How many of you are Christians over here? No one? And how many are people who do not know what they are? At least one. You are exploring. You also don't know. You are exploring. Alright, very good. That is possible in India only. And still you are a Hindu. You are doing everything in the Hindu way, and still you are exploring. You have all rights to explore Hindus, as proclaimed by Hindus. And still you are not reading that document. And still, I can clearly say most of you can argue on that document. This is most unfortunate part. What? You are leading your life according to the basic tenets of Hinduism, which come from Vedas, which come from Upanishads, which come from Bhagavad Gita, and you are not reading any of these documents. And still you are discussing on it. You are fighting on roads, you are fighting in the parliament, you are fighting in the educational institutions, and still you are saying that I am Hindu and you have not read the documents. It is the most controversial part and most unfortunate part of the education. Now see, आपने कहा कि ज्ञान, अब आपने उपनिषदों का, आपको लगा होगा उपनिषदों का नाम मैंने क्यों ले लिया आपके सामने? बहुत लोगों को ये भी लग रहा होगा कि क्या बात है, इससे क्या जुड़ा हुआ है? देखिए, डॉक्टर आर.एन. टैगोर जी ने एक चीज कही है कि forests are the fountainhead of the Indian civilization. Forests are the fountainhead of Indian civilization. भारतीय सभ्यता के निर्झर झरने क्या हैं? वो जंगल है.
इन जंगलों को इसलिए उन्होंने कहा है कि ये सारा जो ज्ञान है, ये सारा वेद, सारा उपनिषद, ये मूल रूप से कहाँ उत्पन्न हुआ है? वो सब जंगलों में ही उत्पन्न हुआ है। Where you have peace, where you have solace, where you are free to explore the way you like. और ऐसे में आप जब उपनिषदों की बात करते हैं तो उपनिषद जो है वो नजदीक बैठ करके लिया हुआ ज्ञान है। वो कौन सा ज्ञान है? इसमें भी आप ये देखेंगे कि महर्षि शरण की अलग मान्यता है और दूसरे भी एकाध ऋषियों की अलग मान्यताएं हैं, लेकिन फिर भी उसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि शिक्षक के समीप बैठ करके या गुरु के समीप बैठ करके लिया गया ज्ञान। It means it is individualized instruction. All earlier knowledge in the ancient Indian system, in the early Vedic period, it was imparted individually. Individual interaction with teacher and the taught, and hence the Upanishads came up. They were based on total intercourse, total discourse, total interaction, and after exploration, जैसे आप देखते हैं कि दूध से घी निकालते हैं, exactly वैसे ही उसको निकाला गया है। उपनिषदों में एक बात आती है, दो उपनिषद है। जैसे आप सभी चूंकि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आपको तैत्तिरीय उपनिषद तो जरूर पढ़नी चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद जरूर पढ़नी चाहिए, और अगर आप तैत्तिरीय उपनिषद नहीं पढ़ते हैं तो आपको शिक्षा पे बात करने का हक नहीं है, आपको समावर्तन पे बात करने का हक नहीं है। तो तैत्तिरीय उपनिषद तो आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उसमें शिक्षा की परिभाषा भी दी हुई है और उसके साथ में समावर्तन का मैसेज भी दिया है। दिस उपनिषद includes the basic definition of education and also the basic meaning of convocation, and it incorporates the convocation message also. Therefore you must read it. ऐसे ही आप ये देखें कि छांदोग्य उपनिषद है और बृहदारण्यक उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद में ये चर्चा आती है कि आपने श्वेत केतु का अगर नाम सुना हो, श्वेत केतु 12 वर्षीय शिक्षा प्राप्त करके और अपने घर आए। आप देखते हैं कि आज भी बच्चे जब शिक्षा प्राप्त करके अपने घर जाते हैं तो बहुत प्रेम से घर के काम नहीं करते हैं, थोड़ा उनका सीना चौड़ा हो जाता है, उनके तेवर थोड़ा बदल जाते हैं और उनको लगता है कि अब क्या जाकर के वापस जो है कि जिस गांव से, जिस मिट्टी से गए थे उस परिवेश में वापस क्या जाए। देयर इज फास्ट माइग्रेशन इन दिस कंट्री। जो गांव में है वो शहर में चले जाना चाहता है, वहीं बस जाना चाहता है, वहां से लौटना नहीं चाहता है। जो शहर में है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में चला जाना चाहता है, और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है वो अमेरिका की राह कर ले रहे हैं या ब्रिटेन की राह कर रहे हैं, और फिर बाद में गर्व से कर रहे हैं कि हम सब मिल करके और भारत का निर्माण कर रहे हैं। वो क्यों बाहर गए, इसकी चर्चा आप करें तो बड़ा विचित्र आपको रिजल्ट मिलेगा। Why did they left their original places, their indigenous places? हम कहते हैं कि ancient education was indigenous in nature. अगर education की nature indigenous है, then why people are migrating from their original places? Why it is happening at a very fast, rather I can say uncontrollable rates? So these are the basic questions we must explore. तो मैं बात ये कह रहा था कि श्वेत केतु जब आया कि ऋषि कौन है, हम जैसे मंचों पे बैठते हैं, बड़े बड़े मंचों पे, और इतना दिग्भ्रमित कर देते हैं, हम किसी को भी मनीषी कह देते हैं, किसी को भी ऋषि कह देते हैं, हम कह देते हैं ये भारत के ऋषि हैं, उसको उस डिवाइन क्रिएचर का ए या जेड कुछ भी नहीं पता है, फिर भी उसको हम कह देते हैं ऋषि है। अब ऋषि को किसको कहेंगे, मुनि किसको कहेंगे, मनीषी किसको कहेंगे, विप्र किसको कहेंगे, गुरु किसको कहेंगे, शिक्षक किसको कहेंगे, उपाध्याय किसको कहेंगे। You must know these terminologies, and if you don't know these terminologies, you cannot know the real happenings in ancient India and the real realizations of education in ancient India. So we must explore these words and we must know and then only use it. हम देखिए किसी भी चपरासी को प्रोफेसर कह सकते हैं क्या? Can we say it? But it is just like that. अगर हम किसी लेमैन को ऋषि कह देते हैं, it is very dangerous. तो शब्दों के साथ हम अगर जानते हैं शब्दों का अर्थ तो हम खेल नहीं सकते हैं। मैं ये कह रहा था यहाँ पे
कि वहां पे ऋषि जो थे उद्दालक आरुणि जी ने ये कहा कि मूल रूप से आपने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो आप ये बताएं वह क्या है जिसको जान करके सब जान लिया जाता है? What is that by knowing which everything else is known? And Shwetketu was literally stuck. एक तरह से संज्ञा शून्य हो गया। उसको लगा कि अरे मैंने तो पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, मैं तो सब जान गया था, और इस गर्व के साथ उसने अपने घर में प्रवेश किया था। लेकिन उसके सामान्य पिता ने ये प्रश्न किया। हमारे डायरेक्टर साहब आमतौर पे अपने दादाजी का एक प्रसंग विभिन्न मंचों पे सुनाते हैं, वो एग्जैक्ट वैसा ही है कि आप पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ गए और जब पिता ने या दादा ने कोई ऐसा बेसिक प्रश्न किया तो देन यू आर स्टैंड स्टिल व्हाट टू से। तो फिर देखिए अब उस काल की विशेषता भी देखिए, उद्दालक आरुणि ने जब ये प्रश्न किया और श्वेतकेतु जब उत्तर नहीं दे पाया तो उन्होंने क्या कहा? पिता ने कहा कि चलो हम दोनों मिल करके उसके पास जाते हैं जिसके पास ये ज्ञान है। Now both of us will go to the person who has this knowledge. This was the simplicity of the way of acquiring knowledge. There is another प्रसंग also in the Upanishad, और वो प्रसंग है किसका? अगर आपने सुना हो तो मैं नहीं सुनाऊंगा, अगर नहीं सुना हो तो सुनाऊंगा। सनत कुमार और नारद संवाद। सनत कुमार और नारद संवाद आपने सुना है? नहीं सुना है तो फिर सुनाना चाहिए। देखिए सनत कुमार कौन है? सनत कुमार बाल ज्ञानी है, ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। सनत आदि, तो 5 लोग हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं, और ये सनत कुमार जो है बाल ज्ञानी माने जाते हैं, कि जन्म से ज्ञानी है। देखिए देयर इज अ ग्रेट मिथ, आज जो है वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ रहा है कि माइंड इज टेबुला राजा, इट्स ऑल यूजलेस, इट हैज नो बेसिक्स। Mind is not tabula rasa. If you perceive Indian thought and if you know Indian thought, you come with a mind. आप चित्त के साथ ही जन्म लेते हैं, बिना चित्त के कोई जन्म नहीं लेता। और इसलिए सनत कुमार तो जन्म से ही बाल ज्ञानी थे। अभी आपने देखा होगा ना, मीडिया में आप सुनते रहते हैं, 4 साल का है, बेबाक तरीके से जो है भगवत गीता पढ़ रहा है। 5 साल तक 8 साल तक आते आते संगीत का मर्मज्ञ हो गया। आप ये देखिए ना, मीडिया में बहुत अच्छे आजकल म्यूजिक फेस्टिवल्स भी आते हैं या प्रोग्राम्स भी होते हैं। कैसे हो गया? टेबुला राजा था क्या वो? और आपकी साइकोलॉजी क्या पढ़ाती है कि ही वाज टेबुला राजा। दिमाग एकदम खाली है, जो चाहो पूछ सकते हो। यू कैन नॉट डू इट, नॉट एट ऑल पॉसिबल, एंड इफ इट इज पॉसिबल आई चैलेंज एनीवन हु कैन कम एंड प्रूव इट। अब आप ये देखिए वहां पे क्या हुआ कि नारद जी जो है वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। जैसे आपके शिष्य सारे आपके मानस पुत्र ही हुए, क्योंकि इफ यू train your researcher that you do frauds, your researcher will do frauds. If you train your researcher, no, you have to do this way, your researcher is bound to do this way. तो आप क्या है? ब्रह्मा जी मानस पुत्र थे। अब ब्रह्मा जी दुखी होकर के और सनत कुमार के पास पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि भगवान आप कैसे आए हैं? देखिए ये भी हमारे संस्कृति की श्रेष्ठता है कि हर किसी को भगवान कह दिया जाता है इस तरह से। ज्ञानी तो थे ही, दोनों लोग ही ज्ञानी थे। तो उन्होंने ये कहा कि भगवान आप कैसे यहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि देखिए मुझे घोर संताप हो गया है, संताप हो गया है मुझे। आई एम रियली शॉक्ड। आप देखते हैं ना कि आज व्हेन पीपल आर डिप्रेस्ड, ultimately they go into anxiety, they are stressed, they are not able to resolve the issues, and they are shocked by certain things, certain incidences, and suddenly they take a very negative step। ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही संताप में हूँ। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों? आप तो बहुत सारे ग्रंथों को जानते हैं, ज्ञानी हैं आप। बोला कि नहीं, मैंने तो सब कुछ अध्ययन किया है। बोला क्या क्या अध्ययन किया है? नाउ ये उपनिषद का ये पार्ट ये भी बताता है कि व्हाट वाज द करिकुलम इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में करिकुलम क्या था? अब वो करिकुलम क्या था? देखिए वेद, सारे के सारे वेदों के नाम आते हैं, वेद, पुराण,
उसके बाद छत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, गंधर्व विद्या, डिविनिटी, राशि विद्या और अनेक विद्या, भूत विद्या, पिशाच विद्या, अनेक विद्याओं के नाम वो दिए गए हैं। और ये विद्याएं सेग्रीगेटेड नहीं है, इनको जो है कि उन सबका उन्होंने अध्ययन किया है। He is not a specialist of one area. He has read all those subjects. तो उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी मैं भारी संताप में हूं, मेरा दुख नहीं खत्म हो रहा है। तो उन्होंने कहा, बहुत ही सरल तरीके से उपनिषद में भी लिखा हुआ है कि ये सब तो मात्र कंठ का अभ्यास है। क्या है ये सब? ये सब तो मात्र क्या है? कंठ का अभ्यास है। It does make no sense to relieve you from this type of stress or this type of sorrow. तो कहते हैं कि फिर क्या किया जाए? What to do? मुझे क्या करना चाहिए फिर? तो उन्होंने कहा कि there is only one way to go out of all stress, all miseries. वो क्या है? उन्होंने कहा कि वो आत्मा का ज्ञान है। जब तक आपको आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको संताप मुक्त नहीं होगा। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि when we receive something from the West, we very humbly put it on the syllabus. हमारे सिलेबस में टीचर एजुकेशन में भी घुस गया नॉलेज ऑफ द सेल्फ। व्हाट इज दिस नॉलेज ऑफ द सेल्फ? आप उसको क्यों नहीं उस पाठ्यक्रम में, भारतीय पाठ्यक्रम में आप लिखते हैं कि आत्मा का ज्ञान? Why can't you say? Because you are fearful, and you are fearful only when you don't know what is what. आपने देखा कि एनसीटी ने भी करिकुलम में दिया, उसने आपने क्या दिया? रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन। वो रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन, रियलिटी ये है कि टीचर एजुकेटर्स खुद दूर भागते रहते हैं उसके, जबकि बिना रीडिंग के आप जो है कि उस आत्मज्ञान तक कैसे जाएंगे? कुछ एक्सप्लोरेशन तो करनी होगी। तो देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे था, अब हमको डिफरेंशिएट करना होगा। हमारे शास्त्र बहुत स्पष्ट कहते हैं अविद्या क्या है। वो नारद जी ने जितना सब पहले पढ़ा था वो क्या था? अविद्या। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जो कि धन संपदा रखे हुए हैं, they are committing suicides. In previous years, you can find out the newspapers and more than 10 or 20 people have committed suicide like that. You can find it. आखिरकार वो तो समृद्ध थे, सारी चीजें थी, तो उनको सुख क्यों नहीं मिला? ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, किस सुख की बात हम कर रहे हैं? पेट भरने वाला सुख, शरीर को ढकने वाला सुख, शरीर को चमकाने वाला सुख, किस सुख की बात कर रहे हैं? We have to think. अविद्या में अगर हम जो भी पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। You will be loitering here and there like a vagabond. आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। मैंने कहा ना कि the world is infinite and it is not at all possible to explore the infinite and reach the infinite. But it is obviously possible to explore your Atma. Why do you do things in certain ways? तो जब तक आप इन शब्दों के मूल में नहीं जाएंगे, ये विद्या क्या है, ये विद्या क्या है, ये शिक्षा क्या है, ये एजुकेशन क्या है, ये इल्म क्या है। अगर आपको इल्म के बारे में नहीं पता होगा, विद्या के बारे, शिक्षा के बारे में पता नहीं होगा और एजुकेशन के बारे में क्या, हमारे यहाँ जितनी पुस्तकें हैं, मैं आई एम ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, बेसिकली आई एम एमएससी बॉटनी। मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं उन सब किताबों में ग्रीक और लैटिन ही नजर आता है। एवरीथिंग स्टार्टेड देयर। व्हाट नॉनसेंस यू आर टीचिंग टू योर मासेस। मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है। 8 वर्ष सरकार गुजार चुकी है स्वदेशी का जो लक्ष्य लेके चलती है। एक टेक्स्ट बुक बता दीजिए, टेल मी ए सिंगल टेक्स्ट बुक व्हिच हैज बीन रिटन इन हिंदी। इस राष्ट्र की नीति ही बनती है अंग्रेजी में और आप कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? आप स्वदेशी कर रहे हैं। I don't have anything to say to politicians. I have to say these things to academicians. सोचना पड़ेगा आपको कि अकादमिक क्या है। You have to explore the meaning.
सोचना पड़ेगा कि ये स्कॉलिस्टिक क्या है, और ये विद्या, शिक्षा, अविद्या, इनको जाने बिना आप नहीं कर सकते हैं। आपने कह दिया कि लैंग्वेज पढ़ाओ पढ़ाओ, सबको पढ़ा दो, ना उसको उच्चारण आएगा, ना वर्णमाला आएगी, ना चीजों के अर्थ आएंगे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कैसे देखेंगे? सेंट ऑगस्टीन का एक कथन है, इफ यू डोंट कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग देन इट क्रिएट्स नॉइज। अगर आप अर्थ को नहीं जानेंगे तो अर्थ आपके अंदर क्या करेगा? कोलाहल उत्पन्न करेगा, और जब कोलाहल उत्पन्न करेगा तो दिमाग फट जाएगा, यू विल बी स्ट्रेस्ड, संताप में आप चले जाएंगे, और संताप अनियंत्रित हो जाएगा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। तात्पर्य क्या है? आपको लगेगा कि व्हाट इज इट्स रिलेवेंस विद टीचर एजुकेशन? यह है क्या रिलेवेंट टीचर एजुकेशन से? है क्या रिलेवेंट? है, बिल्कुल है। शिक्षा में हमको कहाँ लेके जाना है? व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन? व्हाट शुड बी द गोल ऑफ एजुकेशन? भारत में तो निर्बाध रूप से शिक्षा का एक ही लक्ष्य है, वो क्या है? शिक्षा का एक ही लक्ष्य है, वह शिक्षा वही है जो आपको मुक्ति प्रदान करे। जब आप कहते हैं कि शिक्षा चरित्र निर्माणकारी है, तो चरित्र का तात्पर्य यही है कि इस मुक्ति की तरफ जो ले जाने वाला, वही चरित्र है। आप ये देखिए कि गोल्स ऑफ एजुकेशन, जैसे हम कहते हैं कि दया का भाव, अब देखिए टीचर्स ने कैसे कॉम्प्रिहेंड किया है दया का भाव। सेमेस्टर सिस्टम आ गया, ये भी आयातित सिस्टम है। हमने कभी विचार नहीं किया कि इस देश में सेमेस्टर सिस्टम कारगर कितना है, नहीं है। कल एक माननीय शिक्षक से चर्चा हो रही थी, तो कहे कि सर 500 लोगों का असाइनमेंट हमको चेक करना पड़ता है। ये रियलिटी है भाई, 500 का असाइनमेंट कैसे एक टीचर चेक करेगा? वो आइवरी टावर्स में बैठा हुआ नीति निर्माता कहता है कि सेमेस्टर लागू कर दो। वो ग्रास रूट लेवल पे जो टीचर है, वहां तो आपने कहा यूजीसी नॉर्म्स जो है 1 पे अधिक से अधिक 40 हो जाए ना, हम तैयार हैं 40 के बजाय 80 बढ़ा देंगे, 40 की बजाय 200 क्यों बढ़ाएंगे, और 40 की बजाय 500 क्यों बढ़ाएंगे, और क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? What kind of policies we are making out? और उससे भी मजेदार बात देखिए, ये तो वहां का रोना है, we must discuss challenges also ना, then only we can resolve things। ये तो वहां का रोना है जहाँ डिग्री कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज जो कि कहती हैं अपने को सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहाँ 50 विद्यार्थी हैं या जहाँ 70 विद्यार्थी हैं, वहाँ भी टीचर इज नॉट सीरियस। On the one hand, I was criticizing policy makers and the government. On the other hand, I am also criticizing teachers. वो यूनिवर्सिटी जहाँ के लिमिटेड हैं, जहाँ एक व्यक्ति पे जो है कि आपको 50 वास्तव में स्टूडेंट्स मिल रहे हैं या 60 स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, आर यू रियली सीरियस विद देम? इन द सेमेस्टर सिस्टम जैसे ये कहा जाता है कि हम जब क्रेडिट की बात करते हैं, तो एक क्रेडिट में आपको मिनिमम एक सेमेस्टर में कम से कम 60 घंटे तो पढ़ाने चाहिए, 60 से 64 घंटे तो पढ़ाने चाहिए। एंड यू नो इट वेरी वेल कि ये 60 से 64 घंटे जो आप पढ़ाएंगे, ये 60 से 64 घंटे तब होंगे जब थ्योरी लेक्चर्स होंगे। इसकी आई टेल यू फ्रेंकली, एक सेमेस्टर में 42 से 45 कक्षाओं से अधिक कोई नहीं पढ़ाता है। बहुत रेगुलर पढ़ाएगा तब, छुट्टी उट्टी नहीं गया होगा तब। इसका मतलब 30 घंटे तो उसको लैब में गुजारना चाहिए था ना। अगर हम आर्ट्स के हैं तो 30 घंटे उनसे इंटरेक्शन करना चाहिए था ना, असाइनमेंट में काम करना चाहिए था कि नहीं, उसकी कॉपी देखनी चाहिए थी, उसको वापस भेजना चाहिए था। फिर असाइनमेंट कैसे जमा होता है? 2 दिन बचे हैं सेमेस्टर के, बेटा ऐसा है कि आप लिख करके 2 असाइनमेंट, एक सवाल दे देंगे, लिख करके ले आना और हो गया। लड़का भी खुश, मैडम या सर कितने अच्छे हैं, कितने दयालु हैं। ये दयालुता की परिभाषा है। What we are teaching? Are we doing justice with the goals of education? These are the realities. In realities में हम ये जरूर कहेंगे कि we will be fortunate enough if we accept the ideals of education and we endeavor to achieve those ideals. कुछ तो समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। आप ये देखें कि एंशिएंट सिस्टम में बड़ी स्पष्टता थी। भारत की, अगर डॉक्टर A.S. हर्टेकर की किताब पढ़ें, आप बताइए,
इन किताबों में बड़ी स्पष्ट तरीके से एक चीज कही गई है कि भारत में धार्मिकता का प्रसार करना शिक्षा का प्रथम लक्ष्य था। हमारे यहाँ साल भर तो त्योहार होते हैं, थ्रू आउट द ईयर एवरी डे वी हैव सम और अदर व्रत त्योहार, ऐसा होता है ना। ऐसे देश में आपको रिलीजियसिटी को प्रमोट करना क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई है? हम कहते हैं कि संविधान का मूल जो है वो नहीं बदलना चाहिए। इतने बड़े बड़े मनीषी थे, इतने बड़े बड़े स्वतंत्रता की बात करने वाले लोग थे, और उन्होंने एक प्रीएम्बल रचा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन, लेकिन सोशलिस्ट और सेकुलर तो नहीं था उसमें। What forced you that because of political thoughts you included secular? हमारे मनीषी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग, डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग, जस्टिस राव जैसे लोग, क्या ऐसे लोग थे जिनको ये चीजें पता नहीं थी, ये चुनौतियां पता नहीं थी? Why did you add these words? It means you are doing justice with the basic documents. हम भगवत गीता को बदल के अपने श्लोक डाल सकते हैं क्या? Can we do it? Is it with the script? Clear cut, I teach thinkers. डॉक्टर आर.एन. टैगोर, आप विवेकानंद की बात करें, आप महात्मा गांधी की बात करें, श्री अरविंद की बात करें, निर्बाध रूप से सभी ने कहा है कि धर्म तो इस देश का प्राण है, उस धर्म को आप किनारे रख सकते हैं क्या? लेकिन उन्होंने नैरो नेशनलिज्म की भी बात नहीं की है। उन्होंने पूरी पृथ्वी को वास्तव में एक स्थान, एक मानव के लिए रहने का, सभी जीवों के लिए रहने का स्थान माना है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि धार्मिकता को अगर हम अपने पाठ्यक्रमों में रखें तो बुराई क्या है? हर दिन तो किसी दिन बड़ा दिन की छुट्टी होती है, किसी दिन दीपावली की होती है, किसी दिन दशहरे की होती है, किसी दिन ईद की छुट्टी होती है। तो धार्मिकता को पाठ्यक्रम में जोड़ने में गुरेज क्या है? इज देयर एनी हार्म? Is there any problem? Then you discuss the problems and resolve it. And if you are not resolving, you are not academicians. तो आप ये देखें कि करुणा और धार्मिकता, दया और धार्मिकता को इन्फ्यूज करना, ये लिखा गया है, इन्फ्यूजन ऑफ पिटी एंड रिलीजियसिटी, that was the aim. And I admit that this aim should continue, whether it is teacher education or if a teacher is not religious, और इसको आपको ये भी समझना पड़ेगा कि what is what, and this needs exploration through academicians only. तो इसकी भी बात करती है फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। अब इन चीजों के बाद जो है फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर है, इन सभी गुणों को मिला करके आप कैरेक्टर का निर्माण कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, हम आज भी कह रहे हैं ना, जहां यूनेस्को ने कोई एक शब्द छोड़ दिया वो तुरंत हम लोग क्या करते हैं, रोक लेते हैं। वेल-बीइंग करिकुलम, हैप्पीनेस करिकुलम, अरे भाई करिकुलम and every subject, the motive of every subject is happiness, the motive of every subject is well-being. अगर मेरे सब्जेक्ट, आज भी मैं उन टीचरों को याद करता हूँ, there are teachers. I remember my teacher, he was suffering from cancer, he could not take regular classes, but when we were in MSc, he called at his home, he was suffering from blood cancer, and can you imagine, he took 8 hours continuously lecture and interaction at his house. It is here in BHU, not too much old story. It is during 90s. There are teachers, and for 2-3 continuous days he taught us for 8 continuous hours in his house, and he completed the syllabus. This is the honesty. आप भी देखें ना कि चरित्र, लोगों का चरित्र तो पहले भी था, आज भी है, आज भी ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों की कमी है हमारे देश में। This pyramid is like this. This is not bottom up approach. This is like this, clear cut. What is up is up. तो ऐसे में आप ये देखें ना कि all round development of the personality, आप ये देखें हमने educational institutions खोल दिए हैं, teacher education institutions खोल दिए हैं, पता लगा मैदान ही नहीं है, फील्ड ही नहीं है, लड़का फील्ड है भी तो फील्ड में निकलने का कोई तरीका नहीं है। सिंपल चीजें हैं ना ये।
जैसे आज भी वी आर फॉर्चुनेट दैट वी आर हैविंग ए यूनिवर्सिटी लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अनइमेजिनेबल विजन। आज लोग कहते हैं कि पैसा चाहिए तब आप विश्वविद्यालय खोल सकते हैं। महामना के पास कौन सा पैसा था? उनके पास 1 लाख मंत्र थे। गंगा जी के घाट पे उन्होंने उन मंत्रों का उच्चारण किया, अपना आत्मबल को उन्होंने बढ़ाया, एंड विदाउट मनी ही क्रिएटेड। आज आप पैसा मांगते हैं, लोगों को आप पे विश्वास नहीं है, वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं। क्यों? द कैरेक्टर ऑफ द टीचर, एकेडमिशियन एंड एडमिनिस्ट्रेटर इज लाइक दैट। दे आर नॉट गिविंग, they will give you and they give you only when they have failed। तो आप यहाँ पे ये देखें कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए you please visit, if you are from any out station you must visit Banaras Hindu University। You see what is the frame of Banaras Hindu University। there are residential quarters of teachers, followed by hostels for students, followed by playgrounds, followed by academic buildings and labs। See the coherence। ये चारों एक लाइन में बने हुए हैं और पूरे विश्वविद्यालय में ऐसे ही बना हुआ। आप ये देखिए ना, ये 100 आज से जो है कि लगभग 125-150 साल पहले का विजन है ना। आज हमारे इंस्टीट्यूशंस क्या बन रहे हैं? कौन से नॉर्म्स आपने खड़े किए हैं? हर जगह इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दो, किसी गली में, किसी नुक्कड़ में, किसी चौराहे पे, और इतनी सारी बॉडीज हैं। अभी मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है, अभी नैक ने इंस्पेक्शन किया, 2 यूनिवर्सिटी को यूपी में A++ दे दिया। आई कैन नेम ओपनली गोरखपुर यूनिवर्सिटी एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी। कैन यू कंपेयर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड गोरखपुर यूनिवर्सिटी? व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर वी हैव। तो देखिए ये बहुत ही दुरूह मार्ग है, ज्ञान का मार्ग ही दुरूह है। यथार्थ को पढ़ करके चलते रहना अपने आप दुरूह है। ऐसे में जब हम ये कहते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे हो, तो ऑलराउंड डेवलपमेंट में तो ये सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। और जिसमें कि आप ये देखें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबसे पहले तो विद्यार्थी में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ रेस्ट्रेंट होना चाहिए, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्ट्रेंट जिसके अंदर होगा, और स्ट्रेस ऑन सोशल ड्यूटीज, ये 3 चीजें कही गई। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड स्ट्रेस ऑन सोशल ड्यूटीज। हमारा आत्मबल सबसे बड़ा होना चाहिए। आत्मबल उसी का बड़ा हो सकता है जो अपनी आत्मा के बारे में थोड़ा सा भी जानता होगा। अगर आप थोड़ा भी जानते होंगे तो आपका आत्मबल ऊपर होगा। भारतीय परंपरा में हर किसी को ब्राह्मण होने का हक नहीं है। ब्राह्मण वही हो सकता है जो ब्रह्म को जानता है, और ब्रह्म को जो थोड़ा सा भी जानता है उसका आत्मबल हमेशा ऊपर होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई व्यक्ति अगर एकेडमिशियन के सामने चर्चा करे, देयर आर एम्पल एविडेंसेस, थाउजेंड्स ऑफ एविडेंसेस। ब्राह्मण तो वही होगा, उसका आत्मबल तो स्वयं ही बड़ा होगा। एकेडमिशियन, आपने लिख दिया प्रोफेसर, पता नहीं सरकार को क्या पड़ी हुई है, हर आदमी को प्रोफेसर बना दो। भाई व्हाट, आप बात करते हैं प्राचीन भारतीय शिक्षा, हर एक को आचार्य बना दो। क्यों बना दो आचार्य हर एक को? I am thankful to Honorable Professor C.V. शर्मा, उन्होंने मुझे आचार्य बना दिया। He was in my नहीं, आपने सही कहा कि आप कौन होते हैं आचार्य बना। तो आप लेकिन दिस इज ए चैलेंज। आप देखिए ना कि रिगर के साथ जिन यूनिवर्सिटीज में टीचर्स अपना कर रहे हैं वहां भी आचार्य बन गया। डिग्री कॉलेज में अगर कोई भाग गया है वो भी आचार्य बन गया। What mechanisms are you having? Are you really performing social duties? सामाजिक कर्तव्यों का आप निर्वहन कर रहे हैं? और किसी एकेडमिशियन ने विरोध किया, नहीं नहीं भाई मेरा भाई है, बन जाना चाहिए। तो भाई को बना लो या देश को बचा लो। और एक दिन जब महाभारत होगी तो सभी एक साथ समाप्त हो जाएंगे, तब बचेगा कोई परीक्षित। ये तो संदेश है ना, ये तो भारतीय परंपरा ही नहीं, भारतीय ज्ञान का संदेश है कि कर्म जो है, कर्म की गति बड़ी विचित्र है। वो आपको तत्काल रिजल्ट दे सकती है या वो रिजल्ट आपको अगले जन्म में भी मिल सकता है। किसी ने कहा अगला जन्म तो हमने नहीं देखा, तो हमने कहा देखने के लिए आंख चाहिए। अगला जन्म अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको आंख चाहिए ना। आप पढ़ो ना धम्पद, धम्पद पढ़ा है आपने? बुद्धिस्ट एजुकेशन कोई पढ़ा रहा है तो पढ़े। मेरे ख्याल से सारे टीचर एजुकेटर्स बुद्धिस्ट एजुकेशन पढ़ाते हैं, तो धम्पद पढ़ो ना।
सारे एजुकेटर्स जो है कि भारतीयता पढ़ाते हैं, तो आप पढ़ो ना कि उसमें हिंदुइज्म क्या है, सनातन धर्म क्या है और भगवत गीता क्या है, और बिना पढ़े बात मत करो। और बिना पढ़े अगर कोई बात करता है, मैं तो क्लासेस में सीधे कह देता हूँ, यू गो बैक अगेन, कम बैक आफ्टर रीडिंग, आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, बट व्हाट यू से विद रेफरेंस एंड डिस्कस विद रेफरेंस। तो ये हैबिट तो हमको डेवलप करनी पड़ेगी ना। दिस इज सोशल ड्यूटी, दिस इज पार्ट ऑफ सोशल ड्यूटी। ये हमको कहीं ना कहीं डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे, एंड देन द प्रमोशन ऑफ सोशल एफिशिएंसी एंड हैप्पीनेस, सामाजिक उत्कृष्टता का विकास करना और खुशहाली का विकास करना। जब रोजगार होगा तो रोटी मिलेगी, और रोटी मिलेगी तो खुशहाली होगी। लेकिन अभी मैं कल पढ़ रहा था कि nobody opted for skill based courses, कल या परसों के पेपर में है। क्यों? ऑप्ट करने वाले को पता है कि आप उसको बेवकूफ बना रहे हैं, यू आर बीफूलिंग हिम। क्या बात है, 1964 में तो सबसे आज एवरीबॉडी इज ड्रम बीटिंग, पहली बार रोजगार वाले कोर्स आ गए हैं, पहली बार रोजगार। व्हाट आर यू प्रमोटिंग? 1964 में पहली बार ये कहा गया, और उसके पहले एबर्ट कमेटी में भी कहा गया कि जनरल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए। मैं तो स्पष्ट रूप से देखता हूं कि बनारस जैसे स्थान पे किसी विद्यालय में कोई वोकेशनल कोर्स एफिशिएंटली चलता हो, आप नाम बता दीजिए, आई विल विजिट टुडे। जहां चलता था वो भी खत्म हो गया। टीचर एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में यू गो एंड विजिट, यू विल नॉट फाइंड ए सिंगल लैब। आपकी और क्या बात करें, हमारे यहाँ खुद नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर इज एडमेंट, टीचर्स आर एडमेंट, असिस्टेंट से एसोसिएट बन गए, एसोसिएट से प्रोफेसर बन गए, मेरा काम हो गया। मुझे चाइल्ड केयर लीव चाहिए, मुझे पैटर्निटी लीव चाहिए, मुझे मैटरनिटी लीव चाहिए, मुझे डीएल चाहिए, मुझे ईएल चाहिए, मेरी संस्था जाए बाहर। व्हाट सोशल ड्यूटीज यू आर परफॉर्मिंग? Is only administrator responsible for everything? His colleagues are not responsible for everything? तो ये जब हम ये कह रहे हैं प्रोफेशन प्रमोशन ऑफ सोशल एफिशिएंसी, तो इसके लिए यू हैव टू डेवलप मैकेनिज्म्स। ये कौन करेगा? ये ह्यूमन रिसोर्सेज जो आप वहां लेके आ रहे हैं वही तो करेंगे, या बाहर के लोग? क्या उसके लिए प्रधानमंत्री करेंगे, या मिनिस्टर करेगा, या वाइस चांसलर करेगा? नो, you must have a cohesive environment. We are criticizing politicians and all others. Do we have a cohesive environment in the departments? Are we able to create it? Administrator is not able to lead, still he is on the chair. संसद में तो ऐसा नहीं है, नहीं लीड कर पाएंगे, you will be out of the संसद। संस्था में तो आप 3 साल 5 साल ऐसे ही गुजार दे रहे हो, you are not able to lead, you are not able to defend. So this is a basic challenge. Understanding about these promotion of social efficiency and happiness. अगर आपके अंदर skills नहीं होंगी as teacher educators or an academician, you will not be able to defend things in your campuses. और preservation and spread of culture. कुछ गलत हम कर रहे हैं, तब भी कुछ त्योहार हैं जिसको कि हमको मनाना है। आज भी हमारे गाँव में कुल देवता की पूजा होती है। आज भी हमारे गाँव में बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिसमें कि आप देवी देवताओं को अगर याद नहीं करते, सबल पावर्स, इफ यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ, यू डोंट बिलीव इन दिस सबल पावर्स, अल्टीमेटली यू आर बीइंग गवर्न्ड बाय योर सबल। अपने सूक्ष्म द्वारा ही तो अपना नियंत्रण करना है। हम कितने विश्वविद्यालयों में पंचकोश के बारे में पढ़ाते हैं? बनारस में पंचकोशी यात्रा होती है, और उस पंचकोशी यात्रा में जो लोग भी नहीं पढ़े लिखे होते हैं, या जो लोग भी बहुत सारे, वो कहते हैं कि ये 5 कोस की हम यात्रा कर लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ये पंचकोशी क्या है? आपने कभी बताया कि वो अन्नमय कोश से यात्रा जो शुरू होती है वो आनंदमय कोश की तरफ कैसे जाएगी? ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, और आपने जो ये क्या बोलते हैं कि विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इस पंचकोशी की यात्रा के बारे में अपने पाठ्यक्रमों में कुछ किया? इससे ज्यादा वेलबीइंग किस पाठ्यक्रम में है? क्या
लेकिन हमारे पाठ्यक्रमों में ये कहीं लिखित नहीं है। बड़ा संघर्ष आपको करना पड़ता है जब कोई भारतीय परंपरा से संबंधित चीजें आप पाठ्यक्रमों में डालते हैं। तो आप ये देखें कि these were the aims of education which were important and which were considerable. Now coming to some other aspects also, we will not go into other details. We will have some time for discussions also. जैसे देखिए, I was reading R.K. Mukherjee his book and I found his elaborations about तक्षशिला। तक्षशिला में बहुत सारी स्थितियां क्या थी उसमें देखें, इसमें आप ये देखें कि इंडस्ट्रियल एजुकेशन की बात वहाँ भी थी या वोकेशनल एजुकेशन की बात वहाँ भी थी, जिसमें कि समाज की जो भी जरूरतें थी, लाइक मेकिंग ऑफ क्लर्क्स, देन अकाउंटेंसी, ड्राइंग, मेडिसिन एंड सर्जरी, इन सब चीज़ों पे वहाँ पे शिक्षण होता था। प्रोफेशनल कोर्सेज भी थे, जनरल कोर्सेज भी थे। हम ये देखते हैं कि हमारे पाठ्यक्रमों में प्रोफेशनल और जनरल कोर्सेज तो हैं, उसमें ट्यूशन फीस की बात की जाती है। और एक चीज़ बड़ी अच्छी मुझे लगी देख करके, उसमें तक्षशिला दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में, लेकिन आप जो यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे उसमें इसकी एक्सेप्टेंस बाद में है। जब वेस्टर्न ऑथर्स को कुछ पढ़ते हैं आप, तो वेस्ट की यूनिवर्सिटी जो कि AD 700 के आसपास शुरू हुई हैं, उन यूनिवर्सिटीज की ही ज़्यादा चर्चा आती है, जिसमें गुलाग्नो और दूसरी यूनिवर्सिटीज की चर्चा आती है। लेकिन जब आप यहाँ देखते हैं, तक्षशिला में एक बड़ी अच्छी परंपरा थी क्या, ट्यूशन फीस वाज चार्ज्ड इन एडवांस। सुन के आपको थोड़ा सा ताजुब जरूर लगा होगा, ट्यूशन फीस वाज चार्ज्ड इन एडवांस। देखिए, हमारे अर्ली वैदिक पीरियड में हम ये देखते हैं कि तमाम प्रावधान ऐसे थे जिन प्रावधानों में फीस नहीं लिया जाता था। उसमें गुरु दक्षिणा का प्रावधान था, और अगर आप कन्वोकेशन एड्रेस पढ़ें तो उसमें दिया गया है कि दान दीजिए, और दान भी कैसे दीजिए, वो बड़े दबे भाव से दीजिए और उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। और आप गुरु को जो है कि दान स्वरूप चीजें देते थे, और वो दान स्वरूप चीजें इसलिए देते थे जिससे कि उसके गुरुकुल का संचालन ठीक ढंग से हो पाए, इसलिए देते थे। और यहाँ तक कि आप ये देखेंगे कि अग्रहारों की भी व्यवस्था थी, जिसमें कई गांव जो है डोनेट कर दिए जाते थे। तमाम टर्म्स इस तरह के मिलते हैं, और इस काल में भी वो प्रचलित व्यवस्था थी। लेकिन इस काल तक आते आते आप ये देखते हैं कि ट्यूशन फीस, जैसे लिखा गया है कि बनारस से चल करके बनारस के राजा का पुत्र वहां गया, गुरु ने पूछा कहाँ से आए हो, बनारस से आए हो। किस बनारस में किसके यहाँ से आए हो, कौन तुम्हारा पिता है, मेरे पिता राजा फला है ना। ठीक है, मेरे पिता जो है कि राजा फला है। तो ऐसे में जब हम ये देखते हैं तो इसमें हमको ये स्पष्ट रूप से नजर आता है कि वहाँ भेद भी नहीं है। गुरु के सामने जो विभिन्न प्रकार की कम्युनिटीज हैं उनमें भेद नहीं है ना। तो इस तरह की भी व्यवस्था थी। इसी तरह से आप ये देखें, फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ स्टडीज, विषयों को चुनना। हम अपने पाठ्यक्रमों में देखते हैं कि विश्वविद्यालय अपनी सुविधा से विषयों को संकुचित कर देता है। आपको यही कॉम्बिनेशन लेना है, दूसरा नहीं लेना है। मुझे अपने विश्वविद्यालय का याद है कि एक दौर था जबकि साइकोलॉजी साइंस में भी बच्चे लेते थे, आर्ट्स में भी लेते थे। फिर एक दौर आया, उसको खत्म कर दिया गया, नहीं नहीं ये आर्ट्स में ही रहेगा। क्यों रहेगा भाई, वाई सच कंपार्टमेंटलाइजेशन। और देखिए, और दुर्भाग्य क्या है, आपने कर भी लिया तो एम्प्लॉयमेंट मार्केट में जब आप जाते हैं, अभी देखिए ना टीचर एजुकेशन में इतना ज्यादा स्प्रेड है कि जब आप एम्प्लॉयमेंट मार्केट में जाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट मार्केट आपको डायरेक्ट गवर्न करता है कि ये डिग्री रहेगी तभी मिलेगा। यहाँ सरकार, शिक्षण संस्थाएं, NCT मिल करके इतना डाइवर्जन डिग्रीज में कर दिया है, इट इज डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट टू डिसाइड एज टू विच डिग्री आई शुड हैव एंड विच आई शुड नॉट हैव एंड व्हाट विल बी माय प्लेस इन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट। तो आप ये देखेंगे चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स एंड कोर्सेज में भी पता लगा कि लड़का पढ़ा कोई और है, पढ़ा कुछ और रहा है। तो these are variety of challenges। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन just to cut short, I will tell you these 10 points. If you look at the ancient education system,
you have to look at the goals of the educational system. शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा का जो तंत्र है उसके लक्ष्य क्या हों, उन लक्ष्यों पे हमको विचार करना चाहिए। दूसरा है जनरल स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ एजुकेशन। इसमें फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में हम सोच सकते हैं। अब जनरल स्ट्रक्चर की जब आप बात करते हैं तो आप ये देखिए कि अब स्थिति ये आ गई है कि मुझे कहते हुए बड़ा कष्ट भी हो रहा है कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में जिस दिन मैं अपनी संस्था में हूँ उस दिन मैं ऑनलाइन लेक्चर कैसे ले सकता हूँ? जैसे मैं अपनी संस्था में उपस्थित हूँ और कोविड तो बहुत पहले खत्म हुआ है और रेगुलर इंस्टीट्यूशन है मेरा, तो मुझे क्या इथिकली ऑनलाइन क्लासेस लेने की स्वतंत्रता है या है? मेरे जैसा एडमिनिस्ट्रेटर तो यू विल गेट सो कॉज नोटिस द मोमेंट यू डू सच एक्टिविटीज। बट इट इज हैपनिंग, आई नो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, इट इज हैपनिंग। इट इज बिकॉज यू आर रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग। आप फॉर्मल को और नॉन फॉर्मल को, इनफॉर्मल को कहीं मिक्स कर लोगे क्या? These are different ways, और उन तरीकों को आप विद्यार्थी अपनी सुविधा से चुनेगा। आप अपनी सुविधा से गडमगड नहीं कर सकते। There are intricacies of the formal system of education, there are intricacies of the distance mode of education, there are intricacies of informal learning. तक्षशिला में भी एग्जाम्पल्स आते हैं कि there were provisions for the students, जो बच्चे अपना ट्यूशन फीस नहीं दे सकते थे उनको छोटे छोटे काम संस्था को करने के लिए दे दिया गया। अभी अर्न व्हाइल लर्न एक प्रोग्राम चलता है, 50% बच्चे फ्रॉड्स करते हैं उसमें। आई कैन टेल यू एग्जाम्पल्स। संयोग से एक लड़का पढ़ गया हमारे हिस्से में भी, वो आया, सर आपने तो मेरा कटवा दिया है। मैंने कहा कि नहीं, मुझे जो रिपोर्ट मिली है उसमें यू आर नॉट देयर। सर सारी जगह तो मिल गया है, मुझे क्यों वंचित किया गया? अरे तुमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो क्यों तुमको वंचित ना किया जाए? पता लगा कि बच्चे अटेंडेंस, हमारी व्यवस्था कहती है कि वी शुड हैव एटलीस्ट 70% अटेंडेंस। 0% और 10% वाले को भी आप अलाउ कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? फॉर्मल की जो इंट्रिकेसीज है इसको अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो आप वो ऊंची परंपराएं जो कि आप बात कर रहे हैं, जिसमें कि आप उपनिषदों को आप पढ़ें तो 24 साल में भी ज्ञान प्राप्त हो गया है, 72 साल में भी प्राप्त हुआ है और 105 साल में भी प्राप्त हुआ है। गुरु ने वापस कर दिया, नो यू गो बैक। आप अपने सेमेस्टर सिस्टम में कहते हैं नहीं, बेटे को पास कर दो, बेटी को पास कर दो, इसको रोको मत। विचारा आया तो है, अरे ये विचारा क्या है? आप पूरी व्यवस्था को विचारा बना देना चाहते हैं। तो आप ये देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द इंट्रिकेसीज, जनरल स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ एजुकेशन, इट हैज टू बी सॉर्ट, इट हैज टू बी रीथॉट, इट हैज टू बी रीप्लान्ड, और उसको आप करिए। हर चीज को हर जगह जोड़ देंगे और कर देंगे तो इससे समाधान नहीं हो रहा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी स्ट्रक्चर, इट वाज सोली इन द हैंड्स ऑफ टीचर। आज पॉलिटिकल प्रोग्राम है, विश्वविद्यालय करेगा। Am I forced to do and complete your mission? You are forced when you are getting support from state. ये तो पश्चिम की अवधारणा है। जब राज्य आपको पोषण, तो पोषण का जो पोषण देगा वो उस ऋण को चुकता तो करेगा। आपको कहा जाएगा कि इस दिन पे उठ जाओ, इस दिन पे बैठ जाओ, इस दिन पे खड़े हो जाओ। What type of interference we are getting in the educational institutions? There were times in this country only, and we are evidence to that. Political leaders in BHU were stopped outside the gate. Stopped outside the gate. They were not allowed to conduct programs in the campus without permission of the Vice Chancellor. This is the administrative structure in Sweden, and it was uniform for all, and there were administrators and vice chancellors who did it, and there were governments who supported it. तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी वर्क मेरी संस्था का, मैं टीचर एजुकेटर हूं, आप तय करोगे, विल यू डिसाइड? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी स्ट्रक्चर एंशिएंट इंडियन एजुकेशन के हिसाब से इट इज इन द हैंड्स ऑफ द टीचर। एंड देन फाइनेंस, प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन का फाइनेंस कहां से होगा?
भाई समाज को भी तो वहन करना चाहिए। आपको अपने मोबाइल के लिए, अपने ड्रेस के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए सुविधा है, आप जो है कि ट्यूशन फीस भी नहीं देते हो। तो इन सब चीजों में बहुत सारी चीजें हैं। करिकुलम एंड इट्स डेवलपमेंट, सप्लाई ऑफ पर्सनल, दीज आर द पॉइंट्स कि ये जो लोग आ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज वो कैसे हैं। टीचिंग मेथोडोलॉजी, बहुत प्रकार की मेथोडोलॉजी हैं। अगर आपने उपनिषद और गीता पढ़ ली तो आपको पता लग जाएगा कि व्हाट आर द बेस्ट मेथोडोलॉजीज एप्लीकेबल टू इट। उपनिषद में भी बहुत सारे प्रसंग हैं। और इसके अलावा एग्जामिनेशंस एंड इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की जो पद्धति, वो उस पद्धति में भी आता है कि आपकी उच्चारण की व्यवस्था और सारी चीजें कैसी हैं। एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन, कन्वोकेशन, कन्वोकेशन को तो अभी तक हम जान रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अधिकांश को पता ही नहीं कि वो आया कहाँ से। तो कन्वोकेशन एड्रेस तैतरीय उपनिषद का ही हम पढ़ते हैं हर जगह, लेकिन हमको पता ही नहीं कि वो आया कहाँ से। दैट इज द बेस्ट विच कैन बी कंसीव्ड। देयर इज नो बेटर एड्रेस आई हैव सीन एनीवेयर देन दैट, बिकॉज उपनिषद्स आर रिजल्ट्स ऑफ थॉरो एकेडमिक डिस्कशंस इन द परिषद्स चरणस, है ना। इसी तरह से एजुकेशनल रिसर्च, ऐसा नहीं है कि इन चीजों पे विचार विमर्श नहीं होते थे, शोध नहीं होता था। शोध की एक बहुत ही सुदृढ़ परंपरा थी, और जो हमारी सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनकी भी एक सुदृढ़ परंपरा थी जिसमें कि इन चीज़ों पर विचार किया जाता था। तो बहुत सारे पक्ष हैं, लेकिन आपको ये लगा होगा कि मैंने इन चीज़ों पर बहुत थॉरली कुछ नहीं बात किया। वो इसलिए नहीं बात किया कि मुझे लगता है कि जो प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट मैंने बात किया, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, अगर उन चीज़ों को आप जानेंगे नहीं तो इन चीज़ों की ग्राह्यता पॉसिबल नहीं है। नाउ सेशन इज ओपन फॉर क्वेरीज, यू कैन आस्क ऑन एनी एस्पेक्ट्स टुडे। सर ज्ञान क्या है? इसीलिए तो मैंने आपको दो जो है उदाहरण दिए थे। किसका? श्वेत केतु का एक तो दिया था, और दूसरा क्या दिया था? सनत कुमार और नारद का संवाद। तो आप, इसलिए मैंने आपको ये भी कॉन्टेक्स्ट दिया कि अविद्या क्या है और विद्या क्या है, ये भी जानिए। तो व्हाट इज टेम्परेरी कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज परमानेंट एंड इटर्नल, है ना। व्हाटएवर इज टेम्परेरी कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज परमानेंट एंड इटर्नल। तो ऐसे में, वैसे टू सजेस्ट यू, देयर इज ए बुक, बेसिक रीडिंग्स इन एजुकेशन। आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इस सवाल को और एक्सप्लोर करने के लिए और उसका उत्तर जानने के लिए, तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे है बेसिक रीडिंग्स इन एजुकेशन, ओपन एक्सेस में है। आप उसमें पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज बिलीफ एंड व्हाट इज नॉलेज। स्वाभाविक रूप से जितनी चीजें आप लोगों ने कही वो सब नॉलेज की तरफ ले जाती हैं, लेकिन वो नॉलेज नहीं होती। जी सर, एनईपी की बात कर रहे हैं, तो इस एनईपी में हम क्या विद्या की बात कर रहे हैं कि अविद्या की बात कर रहे हैं कि ज्ञान की बात कर रहे हैं? बहुत सही कहा। देखिए, अगर मुझसे आप पूछेंगी तो मैं उसमें अविद्या भी देख रहा हूँ, विद्या भी देख रहा हूँ और ज्ञान भी देख रहा हूँ, है ना। ये कोई भी हमारी नीति, 1986 की शिक्षा नीति भी जिन कॉन्टेक्स्ट में बनी थी वो बहुत ही सुंदर नीति थी, और बहुत सारे काम जो आप देश में अच्छे देख रहे हैं उस नीति का ही परिणाम थी। इस नीति में भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। देखिए, जब नीति एक बार बन जा रही है तो वी डोंट हैव टाइम टू लुक बैक नाउ, वी हैव टू गो अहेड। अब हमको आगे जाना है, तो आप ये देखेंगे तो ये तीनों तत्व उसमें निहित है ना। तो तीनों तत्व उसमें निहित हैं। अब उसको हमका क्या है कि अब जैसे आप ये देखिए, इट इज जस्ट लाइक ए मिल्क आप देखते हैं, अगर ठीक से उसको कंजर्व नहीं करेंगे तो फट जाता है, ठीक से उसको करेंगे तो उससे आप दही भी बना सकते हैं, ठीक से यूज करेंगे तो उससे आप मट्ठा भी निकाल सकते हैं, और बढ़िया से करेंगे तो उससे वो जो है आप मक्खन और घी भी निकाल सकते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक दैट। सर, आई हैव अ क्वेश्चन कि पहले भी एजुकेशन पॉलिसी हमारे यहाँ पे आई थी, ठीक है, बिफोर आई थिंक बिफोर आई बॉर्न, वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं हुई। फिर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसको अपडेट करने के लिए आई। ऑल्दो सिंस सेशन 1 to till now व्हाट वी लर्न कि प्राचीन कुछ भी नहीं है, मतलब सब उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, हम उसी को अपडेट करते चले जा रहे हैं।
तो ये जो पॉलिसी बन रही फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड एजुकेशन फंड, ये कब तक पूरी इम्प्लीमेंट होगी? वेरी नाइस, बहुत अच्छा सवाल है। मेरे पास एक छोटा सा उत्तर है इसका। जैसे मैंने एक राजनेता के बारे में सुना था, उनके पास 10,000 जूतियां थी या 10,000 साड़ियां थी, है ना? एक आदमी के लिए कितने कपड़े चाहिए? हमारे पास जो कपड़े हम रखते हैं उसको फेंक करके नया कपड़ा उठा लेते हैं, है ना? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पुराने कपड़ों में पैबंद लगा लेते हैं और पैबंद लगा करके भी चलाते हैं, और कुछ लोग कपड़ों का यूज तब तक करते हैं जब पूरा वो यूज न हो जाए, है ना? नीति कोई भी है, इट इज एब्स्ट्रैक्ट थिंग। आप ये देखते हैं कि फिजिकल चीजों का ये हस्र है, फिजिकल चीजों का ये हस्र है, नीति तो पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट है। इसको मैदान में उतारना एक अपने आप में चैलेंज है। जैसे आपको एक एग्जांपल अगर मैं दूं, 1964-66 की जो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें बहुत साफ लिखा था कि 20 साल के अंदर ये इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए, मींस बाय 1984 इट वुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। लेकिन आप ये देखें कि उसके आधार पे जो वास्तव में एक ठीक ठाक नीति आके बनी 1986 में बनी, उसके पहले भी बनी नीतियां अफरा तफरी में, लेकिन उस 1986 में आके नीति बनी। कब बनी? जब उसका रियल टाइम खत्म हो जाएगा। अब वो 86 वाली आकर के आप ये देखिए कि लगभग 24 साल लग गए उसको इम्प्लीमेंट होने, और इन 24 सालों में 86 से आके 2000 के बाद तेजी से इम्प्लीमेंट होना शुरू हुई। आप ठीक से गौर करें अगर, तो सन 2000 के बाद बहुत तेजी से वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हुई। तो आप ये देखें कि इम्प्लीमेंटेशन हुआ और बहुत सारे क्षेत्रों में हुआ, और हम जितने फायदे ले रहे हैं वो 1986 की शिक्षा नीति के ले रहे हैं। अब ये नीति एक नए कलेवर में ये आई है, यहाँ लोगों के पास एक मौका है कि अपनी नीति को भारत उन्मुख बना दें। जैसे ऐसा होता है ना कि कई बार आप बाहर कुछ और होते हैं, अंदर कुछ और होते हैं, है ना? नीति आपकी कुछ भी हो, इतना जरूर है कि ये नीति आपको मौका देती है भारत उन्मुख बनाने की। अब इट इज विद द एकेडमिशियंस, मुझे कहते हुए इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई गुरेज नहीं है कि आप किसी नौकरशाहों को ब्लेम करें या पॉलिटिशियंस को ब्लेम करें, लेकिन जा करके ठप्पा ये एकेडमिशियंस ही लगाते हैं हर जगह। एकेडमिशियंस ही कहते हैं कि विश्वविद्यालय में कैसे काम हो, एकेडमिशियंस ही कहते हैं राज्य सरकार की जो बनती हैं जो कमेटियां उसमें, अगर आप नहीं चाहेंगे तो कोई भी चीज आगे नहीं जा सकती। और इसलिए कई बार होता है कि एकेडमिशियंस आर मेंटली नॉट रेडी, और वो फ्रेम बन गया, इम्प्लीमेंट नहीं होता है, देयर इज अ गैप, ठीक है ना? तो ये नीति आपको सिंपली एक मौका ये दे रही है कि इस भारत उन्मुख शिक्षा कैसे आप बनाएं। अब ये भारत उन्मुख शिक्षा हम बनाएंगे, अगर प्रयास करेंगे तो बनेगा, नहीं प्रयास करेंगे तो वी आर ऑब्वियसली गोइंग टुवर्ड्स अमेरिका। दिस इज ओपन। अर्लियर वी वर गोइंग टुवर्ड्स ब्रिटेन, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स अमेरिका। इट विल हैपन, है ना? वैसे मेरा विश्वास तो नियति में है। भगवत गीता में कृष्ण ने बहुत साफ कहा है, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही भजता हूँ। इट इज नॉट इम्पोज्ड। अगर हम चाहेंगे जिस दिशा में जाना वो जाएंगे, ठीक है ना? जैसे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, हाँ, बीएचयू जैसा इंस्टीट्यूट नहीं उसको लागू कर पाया, बल्कि अभी एनईपी आया है, बहुत सारे देख रहे हैं यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। वेरी नाइस। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट अभी इसके बारे में? आप कहाँ से हैं? ये मैं इसी इंस्टीट्यूट से हूँ सर। किस इंस्टीट्यूट से? बीएचयू से हूँ, कॉमर्स डिपार्टमेंट। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे अभी कुछ दिनों पेपर आया कि काशी विद्यापीठ ने एनईपी इम्प्लीमेंट कर दिया। करेक्ट, करेक्ट। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम लोग 10 साल हो गए चॉइस बेस्ड नहीं ला पाए और वो सब कर दिए? ये आखिर कहाँ से? ये आत्म आलोचना है। एकेडमिशियंस सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। मैंने कहा ना, ये पिरामिड इज लाइक दिस, पिरामिड इज लाइक दिस। सूत्रों की संख्या आमतौर पे ज्यादा होती है। डिग्रियां ले लेने से, कपड़े पहन लेने से आपकी शूद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। थ्रू आउट द स्टेट देयर इज ब्लैंक लाई, खुला झूठ बोल रहे हैं आप, जिसमें कि ना तो आप सेमेस्टर सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर पाए हैं। पता लगा कि आपने घोषणा कर दी कि इम्प्लीमेंट हुआ, कागजों में अभी बैठ के मोहर लग रहा है,
उधर लगा कि प्रवेश हो रहा है, उधर परीक्षा हो रही है, व्हाट यू आर डूइंग। तो डोंट बी स्वेड अवे बाय ब्लैंक लाइज। बीएचयू में बहुत सारी चीजें अभी भी बची हुई, और उसमें एक सच्चाई ये भी है कि वी आर इन इनर्सिया आल्सो। हम जो कर रहे हैं उस इनर्सिया में भी सॉल्यूशंस हैं। आप ये चाहें कि व्हाई कांट देयर बी सम कोर्सेज, 4 डिपार्टमेंट्स बगल में हैं, वो मिलके कुछ इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि विभाग के अंदर ही आप मिलके नहीं चलना जानते हैं, विभाग के बाहर मिलके कैसे चलेंगे? ठीक है ना? उसके लिए तो हमको बातचीत करनी पड़ेगी, समाधान निकालने हैं, और इसके लिए ईमानदारी चाहिए। ठीक है ना? ईमान, जैसे ज्ञान का तो मतलब ये है कि ईमान सर्वोत्कृष्ट पे ले आए, तो यहाँ तो जो टेम्परेरी चीजें हैं उसी पे ईमान नहीं, तो कैसे होगा? सिलेबस बनाते हैं आप, यू आर नॉट रिगरस विद द सिलेबस, योर ईगोज आर फुलफिल्ड फर्स्ट इन द सिलेबस। आप 3 साल से वही पढ़ा रहे हैं, 5 साल से वही पढ़ा रहे हैं, सिलेबस में बदलना ही नहीं चाहते हैं, कुछ डालना ही नहीं चाहते हैं। तो ये रियल इश्यूज ये हैं कि एकेडमिकली वी आर नॉट ऑनेस्ट, and whatever is projected by the state is total false and farce, and there is no one to see that. We are busy everywhere clapping. Sir, sorry if correct me if I am wrong. See, I basically am into a joint family where I have learned or I have listened to the teachings of Bhagavad Gita or Upanishad from my in-laws. And I started developing an interest towards this. I listen, I don't read. So when I get into a class, I will love to share like how you are sharing. But my institution stops me from that. In fact, as an auditor, a question paper has to be audited. There was a case study which is regarding Mahabharata. And I had to tell the professor, sir, can you change the question? So indirectly, they are also imbibing the quality in me that you don't touch upon anything regarding it. So how to handle this? Very nice. बहुत ही सुंदर सवाल है और यथार्थ चैलेंज है। देखिए, पहली चीज तो आपको थोड़ी ईमानदारी बरतनी चाहिए कि अब पढ़िए, सुनी हुई बातों को भूल जाइए। दिस इज द टाइम यू शुड रीड द टेक्स्ट, पहली चीज। दूसरी, आपने सुना होगा कि जब शाहजहां को कैद मिली तो शाहजहां ने से पूछा गया कि क्या आपको चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे खाने के लिए चने चाहिए और पढ़ाने के लिए विद्यार्थी चाहिए। तो हम लोग तो फॉर्चुनेट हैं कि हमारे विद्यार्थी हमारे साथ हैं। और क्या आपकी कक्षाओं को कोई कंट्रोल कर सकता है? वो आप ही कर सकते हैं। तो यू आर नॉट स्टॉप्ड एनीवेयर टू शेयर थिंग्स। जैसे कि अगर कोई भी चीज हम एक्सप्लेन करते हैं, देयर आर एम्पल एविडेंस एंड वी कैन शेयर थ्रू वेरियस मीन्स। इसके अलावा आपको ये भी चांस है, whenever you get a chance to develop the curriculum, if you get appropriate place, you should put it. वो करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने एक अटेम्प्ट किया, मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में कहीं इस तरह का कोई पाठ्यक्रम में इंक्लूजन किया गया है। जैसे टीचर एजुकेशन का एनसीटी फ्रेमवर्क आया, तो हमने उसमें इंडियन पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एक पेपर डाला, और वो पेपर मैंने कहा 4 क्रेडिट्स का होगा। तो जनता की राय करते करते पहले थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द मासेस, है ना? तो जनता की राय में फिर ये कहा नहीं, इसको 4 क्रेडिट नहीं, इसको 2 क्रेडिट का बनाएंगे। मैंने कहा वेल एग्रीड, 2 क्रेडिट का ही डालो। जैसे आपने एक प्रयास किया, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा होगा, लेकिन मुझे पता है कि इट विल टेक ए प्लेस सूनर और लेटर, है ना? तो हमने इंडियन पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन 2 क्रेडिट का एक कोर्स डाला, जो कि पूरे एनसीटी में, या मुझे नहीं लगता किसी देश के किसी अन्य विश्वविद्यालय में है। और उसमें ये टर्म्स हमने डाले हैं कि ये विद्या क्या है, शिक्षा क्या है, और जो कल्चरल फिलोसफिकल ट्रेडिशंस आपके क्या हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो टीचर को पर्याप्त फ्रीडम है। आज भी टीचर्स से ज्यादा फ्रीडम देश में किसी को नहीं, लाख कॉन्स्टेंट्स के बाद भी। That's what I think. So I'm looking at the time constant, but this will be last question. Sir, I come from a school of allied and healthcare sciences, जो paramedical related subjects जो हमें NEP जो है लोकल लैंग्वेजेस इम्पोर्टेंस दे रहे हैं।
subjects जो teaching will be very difficult because there are not many books available in medical and paramedical courses, and most of it is of practical based, vocational based kind of courses. So local language teaching and in books 11 starting it should have a very huge task for both the students as well as the teachers especially, because I am talking from a teacher's point. What is your choice or what is your reflection on that? देखिए हम तो एंशिएंट ट्रेडिशन को पढ़ा रहे हैं और एंशिएंट ट्रेडिशन में टीचर वाज द इंसाइक्लोपीडिया, है ना। आज भी यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें आप अभी भी अपने विषय में महारत रखती हैं। That is thing. You are the only person who knows your subject. But whosoever is coming to your class, you know very well what languages you should master. Alright? And then it depends on from which level you are starting your course. So you can give his place to his local language to the extent your subject permits. But the best literature available, जैसे आप ये देखें कि प्राचीन भारत में भी क्या था कि for higher learning, जैसे प्राचीन भारत का मतलब ही है कि वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन, these are the basics. तो इसमें आप ये देखें कि संस्कृत was the language of higher learning. ऐसे ही मैं इसको बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, आधुनिक ज्ञान के लिए just for modern knowledge you will have to look back at English literature. If a student having higher knowledge is not looking at the English literature, he is doing injustice with himself in the subject also. तो हमको इंग्लिश लिटरेचर में भी जो बेस्ट बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे मुझे लगता है कि आपके पास जो स्टूडेंट्स आते होंगे वो इंटरमीडिएट के बाद ही आते हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए. You should ask them to come read and do it. They should be involved in the rigor. लेकिन उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं या जो वो जानते हैं वो तो उनकी लोकल लैंग्वेजेस से हमारे तक आ सकती हैं. जैसे मैंने अभी बताया कि भूत विद्या, पिशाच विद्या, ये सारी विद्याएं थी पुराने, आपने क्लियर कर दिया ये सब गलत है. और साइकोलॉजी में आप ट्रीटमेंट्स करते हैं, वो क्या करते हैं? Books is written in psychology or mostly based from Western. आप स्वामी अभेदानंद की एक पुस्तक पढ़िए, हिंदू साइकोलॉजी, इफ यू हैव यू कैन एक्सेस इट. हिंदू साइकोलॉजी बाय स्वामी अभेदानंद, ये टाटा मैकग्रो-हिल द्वारा पब्लिश्ड है. तो मेरे ख्याल से उसकी कॉपी मिलना अत्यंत दुरूह, क्योंकि जो अच्छी चीज है वो दुरूह. थैंक यू. धन्यवाद सर.